इनको समझना जो है वो हमारा ज़रूरत है। जी आगे है हमारे पास टोटल जो हमारी स्टेट्स हैं 565 होती हैं। टोटल स्टेट्स हैं 565 और 13 पाकिस्तान को ज्वाइन करती हैं। और पहली है जी बहावलपुर। ठीक है, ठीक हो गया। चलो आगे हम देखते हैं। चले जी आगे हैं जी हमारे पास सवाल कौन सा है? 5। लियाकत अली खान ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर? तो 1923 में। चाचू लियाकत ने कब ज्वाइन की थी? 1923 में। इनके साथ आप लिखोगे फर्स्ट पीएम है ये, पहले प्राइम मिनिस्टर असैसिनेटेड, ये मरे थे, असैसिनेट हुए थे 16 अक्टूबर 1941 को 1951 16 अक्टूबर 1951 में इनको असैसिनेट किया गया था। इसके साथ आप लिखो सईद अहमद शॉट। सईद अकबर ने इनको शॉट किया था। सईद अकबर, SAID, सईद लिख दो, SAED लिख दो, सैयद लिख दो, सैयद अकबर लिख दो। उसने शॉट किया था, उसने फायर मारा था कंपनी बाग रावलपिंडी में, जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शहीद किया गया। कंपनी बाग रावलपिंडी। ठीक हो गया। आगे हमारे पास विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रीडोमिनेटली कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस? तो उसको कहा जाता है सेरिबलम। सेरिबलम जो मूवमेंट्स को करता है। सेरिब्रम के साथ हम लिखेंगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिबलम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है? हार्ट रेट, स्वेट, इमोशंस, इन चीजों को हाइपोथैलेमस करता है। चलो जी, हाइपोथैलेमस के साथ लिखेंगे हार्ट रेट, इमोशंस और स्वेट जो हमारा आता है, एंगर वगैरह भी, ये सारी इमोशन ना। हाइपोथैलेमस, सेरिबलम बॉडी मूवमेंट और बैलेंस, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और मेडोला क्या है जी? ब्रेन, मेडोला जो आप लिखोगे कनेक्ट बॉडी विद ब्रेन और बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्ट बॉडी विद ब्रेन, मेडोला ओब्लोगेंटा। ठीक है। नॉर्मल हार्ड वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, हम किस तरह कर सकते हैं? बॉयल करके। कैसे? बॉइलिंग से। अब बॉइलिंग का टेम्परेचर पूछा जाता है अक्सर। आप लिखोगे बॉइलिंग 100 सेल्सियस, 100 सेंटीग्रेड और 212 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग 100 सेंटीग्रेड पे और 212 फ़ारेनहाइट पे हम बॉइलिंग करते हैं। ठीक है। और फ्रीजिंग हम करते हैं 0 पे, फ्रीजिंग 0 पे और 32 फ़ारेनहाइट पे। अब ये बार बार रिपीट करना है हमने। ठीक है। बॉइलिंग 100 सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग 0 और 32। सन रेज आर मोस्ट रिफ्लेक्टेड बाय विच कलर? वाइट कलर है जी, वाइट कलर। अच्छा, एक बात सवाल आता है कि रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। आप लिखोगे रेनबो डैश 7 कलर, रेनबो डैश 7 कलर, रेनबो डैश 7 कलर।
अच्छा, जो वाइट लाइट है ना, इसमें लिखोगे आप फोटोसिंथेसिस इंक्रीज्ड। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, जिसमें पौधे खुराक बनाते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें वाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो तेज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का अमल किस में तेज होता है? वाइट लाइट में। लिख दिया हमने। आगे, विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो थर्मोस्फेयर, थर्मो से आ गया ना टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर से ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपको ये सारा बताऊंगा इंशाल्लाह आगे कि ये किस तरीके से आपका ये सारा आता है। ठीक है। अच्छा, आगे लिखोगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के साथ लिखो ओजोन। जो आपकी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। पेपर नंबर कौन सा है? 196 पेपर है। जो न्यू लोग आए हैं, 196 बुक है तो ठीक है, नहीं तो बड़े ध्यान से सुनो। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अवेलेबल रहेगी, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर रिकॉर्डिंग सुनने में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा और वो नहीं सुन रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताएगा। आप इसको बड़ा सीरियस होकर किया करें, काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे आपको इसका अदराक हो जाए। आ गया विंटर एयर कम्स फ्रॉम विच विंड्स? तो नॉर्दर्न विंड से आती हैं ठंडी हवाएं, उतो तो आउंदियां ने, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज से। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं या सदर्न एरियाज होते हैं मोस्ट, इनमें क्या होता है, ऊपर वाला आर्कटिक रीजन होता है जो कि नॉर्थ पोल में, नीचे वाला सदर्न रीजन है जो कि अंटार्कटिका होता है। तो यहाँ पे सूरज की जो शुआएं हैं, ये जो गर्मियाँ वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसकी वजह से ये ठंडे हैं, और इसकी वजह से ये जो है वो बर्फ़ भी यहाँ पे रहती है। तो ये ऊपर से जो आती है हमारी तरफ हवाएं, वो नॉर्दर्न एरिया से आती हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2030 एशियन गेम्स? तो 2030 एशियन गेम्स कौन होस्ट करेगा? कतर। एशियन गेम होस्ट कौन करेगा? कतर। ठीक है, चले। एशियन गेम कब स्टार्ट हुई थी? 1951। आप लिखो 1951 स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। नेहरू स्टार्टेड, नेहरू ने दिल्ली से 1951 में एशियन गेम्स स्टार्ट की थी। नेहरू ने एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली से स्टार्ट की थी। लिख लिया। आ गया माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाई? बिल दरवाजों वाला, बिल गेट्स, 1975 में। अब मजे की बात है, नाम इसका दरवाजा, बनाता ये खिड़की है बनाता ये विंडोज है तो होना तो चाहिए था बिल बुए बारियां। बिल गेट्स 1975 ने इसने बनाई थी। और इसके साथ आप लिखोगे पॉल एलन, PAUL, पॉल एलन, ALLEN, एलन, पॉल एलन इसका साथ वाला, ये दो लोग थे। अच्छा, आगे लिखो है स्टीव जॉब्स। इसके साथ आप लिखो वुजनायक, WOZNIAK, वुजनायक। अब स्टीव जॉब्स और वुजनायक ने मिल के एप्पल बनाई थी 1976 में, एक साल बाद। एप्पल 1976 में। आगे है मार्क जिंगरबर्गर, इसने बनाई है फेसबुक 2004 में। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक FP 2004। अब तो फिर मेटा हो गया ना। अब लैरी पेज 1998 में गूगल, ये जो आप गूगल हम बनाते हैं ना, गूगल सर्च इंजन में, ये 1998 में लैरी पेज ने बनाया था। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, बिल गेट, पॉल एलन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स वुजनायक 1976 में एप्पल, और मार्क जिकरबर्गर FP 2004 में, लैरी पेज 1998 में गूगल, 1998 में गूगल, लैरी पेज। वर्ल्ड वाइड वेब वाज फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स ली। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WW वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये आपके बेसिकली जो वेबसाइट होती हैं, ये वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं आपस में।
तो तब जाके आपकी वेबसाइट बनती है। कुछ पेजेस पहले बनते हैं, उनको फिर आप में आपस में कनेक्ट किया जाता है, इंटरलिंक किया जाता है हाइपर लिंक के थ्रू, तो तब जाके इसको WWC कहा जाता है। तो टिम बर्नर्स ली ये था चाचू, इसने बनाई थी 1989 में। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाई। बिल गेट्स का हमें पता है, स्टीव जॉब्स का हमें पता है, मार्क जकरबर्ग का हमें अब पता चल गया। ठीक हो गया। अब ऊपर इसलिए इस यहाँ पे लिख रहे हो क्योंकि हमने बिल्कुल वेरी अपर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हमने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के दो यूनिट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन। अब जो आपका सीपीयू है जो एक्चुअल काम परफॉर्म कर रहा होता है वो कर रहा होता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को ना आप ये समझा करें कि ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूट करती है। हम तो अब बड़ा मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब हमें अब इसकी बेसिक्स की समझ ही नहीं आती ये क्या कह रहा है। अब ये हम मूवी भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं जनाब, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब हमें नहीं पता चलता कि यार ये कंप्यूट कैसे करता है, बट इसकी ओरिजिनल जो फॉर्मेशन है वो कंप्यूटिंग है। तो ALU क्या करता है, वो कंप्यूटिंग करता है। आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उस कंप्यूटिंग को सुपरवाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है और टिक के सिग्नल जनरेट करता है कि ये किस तरीके से मैंने इसको कंट्रोल करना। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसकी आगे चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैथ बाद सवाल नंबर 17 डैश इज नॉट यूज्ड बिटवीन एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई करें, दैट दोज आर एडजेक्टिव्स। तो इनके दरमियान हम कॉमा लगा सकते हैं। हाइफन क्या होता है, ऐसे अटैच करना, कॉलन भी हो सकता है, बट फुल स्टॉप नहीं होता ना, फुल स्टॉप होगा तो फिर नेक्स्ट बात चली जाएगी ना, तो फुल स्टॉप नहीं होगा। आगे आ जी एक्सिलरी वर्ब हमने यूज करना है। एक्सिलरी वर्ब मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब वो ये सवाल कर रहा है कि डैश यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो अब डू आएगा ना, क्योंकि वो इसमें इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो कहता ना कि आर यू स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस, तो फिर अगर वो काम कर रहा होता तो हम आर लगाते। अब क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन इंडेफिनेट में पूछ रहा है, तो जब हम इंडेफिनेट में लगाते हैं तो हम डू या डज का इस्तेमाल पहले करते हैं। डज हम तब करते हैं जब सिंगुलर हो, और यहाँ पे यू प्लूरल है, तो डू इस वक्त लगेगा कि डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है। आगे लिखो जी कसीदा किस जबान का, तो कसीदा कहते हैं अरबी, किसी की तारीफ बयान करने को कसीदा कहा जाता है, कसरत नहीं वो और चीज। अच्छा, इसके साथ अभी ये दो चीजें लिखोगे आप, लिखो तशबीब, तशबीब, हाँ तश, तीन ते शीन बी बे, भूल जाते हैं वो, जोड़ ही नहीं आते। तशबीब, ते शीन बे ये बे, तशबीब, जोड़ भूल जाते हैं भाई। और गुरेज, गुरेज। अच्छा, मुझे मेरी वीडियोस किसी ने देखी, मुझे कह रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि बीकन हाउस में 2 क्लास में, तो आप उनको पढ़ाएं। मैंने कहा जी मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं, हमारी नज़र में आप बहुत काबिल हैं। मैं उन्होंने कहा मैं तो जोड़ ही नहीं आते मैं कितों उन्होंने पढ़ाना है ठीक हो गया तशबीब और गुरेज। अच्छा, अब इनके बारे में एक सवाल आता है, उनका नाम है रफ़ी सौदा। उन्होंने बड़े कसाइद लिखे हैं, कसीदा रफ़ी सौदा ने शुरू किया था, ये शायर का नाम है रफ़ी सौदा, बड़े अच्छा शायर है। इसकी टर्म यूज़ की थी जाती इनमें। आप वो आपसे पूछेगा कि ये तशबीब या ग्रेज, ये जो टर्म्स हैं ये किस सनफ़ में यूज़ होती हैं, तो वो किस में होती हैं, कसीदा में यूज़ होती हैं। अब जब हम उर्दू ग्रामर करेंगे ना, तो फिर ये तशबीब क्या होती है, ग्रेज क्या होती है, इसमें हम आपको हल्का हल्का इसके ऊपर काम करेंगे। फ़ारसी के साथ आप लिखोगे अफसाना, अफसाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है अफसाना, और तुर्की के साथ लिखोगे उर्दू। उर्दू जो है ना, उर्दू ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, आप लिखोगे उर्दू
तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, बात को समझना है। कसीदा अरबी का, अफसाना फ़ारसी का और तुर्की उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। आ गया सवाल नंबर 20, उर्दू हरूफ तहजी में अरबी हरूफ तहजी के कितने अल्फाज शामिल हैं? तो सारे के सारे 28, अरबी के 28 हैं। अब इसमें सवाल आता है कि मनकूत कितने हैं, ऐसे लफ्ज़ जिनके ऊपर या ऐसे जिनके ऊपर नुक्ते हैं, तो वो 17 हैं, 17। अब देखें ना, ये चीज़ें बच्चों वाली हैं, केजी वाली, केजी 2 केजी 3 के बच्चों वाली चीज़ें। अब हम बन गए अलामे और फिलासफर्स। हाँ 17, अब हमें ये याद नहीं होती, तो हमें अपना वो मोड ऑन करना पड़ेगा जब हम बच्चे होते थे और पढ़ते नहीं थे मतलब अब ऑन करना है कि पढ़ते थे, ये नहीं है कि तुझे मौज मारो। ठीक हो गया। मनकूत का हम लिखेंगे 17। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू जनाब तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है लश्करी ज़बान, लश्करी। सर मनकूत के आपकी बारे में आवाज़ नहीं आ बताइए। रही, मुझे टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो आप टेक्स्ट लिखेंगे प्लीज़। लश्करी ज़बान, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं वरना मैं आगे मूव करूँ। आपके मैसेज में भूल जाता हूँ क्योंकि वो मैंने ओपन की होती है तो इधर मुझे नज़र नहीं आती। मैन कोट क्या है? कौन सा कोट है? सवाल नंबर 17। अच्छा 17 सवाल में वो ये बता रहा है कि जो आपका एडजेक्टिव होता है मनकूत, अच्छा मनकूत होते हैं जी नुक्ते, ऐसे लफ्ज़ जिनके ऊपर नुक्ते हो, जिस तरह बे है नुक्ता है, ते है, तो वो 17 है। ठीक है। और फुल स्टॉप जो है जी, फुल स्टॉप, वो कह रहा है कि जब एडजेक्टिव आप लगाते हो तो एडजेक्टिव के साथ आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, कॉलन हम लगा सकते हैं 2 एडजेक्टिव बनाने के लिए, कोमा भी होता है और हाइफन भी होता है, वी कैन नॉट यूज फुल स्टॉप। कोई क्वेश्चन है तो बताएं वरना आगे मूव करें। हम इंप्रेशन बताएंगे, आगे का मतलब है लंघ जा, सर साड़ी खैर उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज़ है, तू लश्करी लंघ जा जबान का लफ्ज़ उससे निकला है। ये ना होवे फिर तुसी आगे साड़ी खैर है तो सवाल आ नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर निकाल लो बच्चे 197। बड़े ध्यान से समझना है चीज़ों को, बिल्कुल परेशान नहीं होना, चीज़ें परेशान होने से याद नहीं होती हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, अब देखो ना, ये मैं जो वार की बात करता हूँ सारी हिस्ट्री वही है, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी तो ये सारी चीज़ें इसी तरह करके होती हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 जापान अप्रोच्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया थ्रू रीजन, विच रीजन? तो बर्मा वाली साइड से जापान भी आ गया था। अब देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है ना, तो वर्ल्ड वार 2 में आपका जर्मनी और जापान जो होते हैं और टू सम एक्सटेंट इटली, ये एक साइड पे होते हैं, और फिर जो होता है आपका सारा यूरोप, जिसमें आपके क्या नाम है उनका, फ्रांस, यूके, और फिर आगे चले जाएं तो यूएस, इधर से रशिया, ये एक साइड पे होते हैं। अब बर्मा वाली साइड पे जापान आ जाता है, हमारे इधर क्यों आ रहा था, यहाँ पे इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल होता है सब कॉन्टिनेंट में, तो इस वजह से इधर आ जाता है। अब उसने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था 1941 में, आप लिखोगे पर्ल हार्बर, PEARL, पर्ल हार्बर, HARBOUR, हार्बर, हार्बर कहते हैं पोर्ट को, साहिली समंदर के ऊपर जो पोर्ट होती है हार्बर उसको कहते हैं। तो पर्ल हार्बर लिखा है जी, अटैक 1941, ये जापान ने किया था, ये अमेरिका की पोर्ट होती है पर्ल हार्बर, उसके ऊपर जापान अटैक करता है। ठीक है, तो जब ये अटैक करते हैं ना तो उसके बाद अमेरिका वॉर में आ जाता है, तो अमेरिका फिर बाद में न्यूक्लियर अटैक करता है जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, तो अब ये बर्मा वाली साइड से इधर हमारे पास आ जाते हैं। आगे है द फर्स्ट
इस्लामिक समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो रबात में हमें पता है 1969 में ये बनी है, 1969 में ये बनी है। 57 मेंबर हैं, HQ जद्दा है। ये तो नहीं ना भूलनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको दूंगा अभी इंशाल्लाह, यानी कि मैं नोट्स देता हूँ, सुबह इंशाल्लाह आपके पास ये रिकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, 57 मेंबर्स। अच्छा 1969। अब ये बात हो गया। अब आप देखो कि सेकंड कब होती है, तो पहली होगी ना, ठीक है। तो वो कब आई थी? 1974 में। आप लिखोगे लाहौर, आप लिखो सेकंड, आगे लिखो लाहौर 1974, सेकंड लाहौर 1974, फर्स्ट रबात 1969। अब ये याद हो जाना चाहिए ना हमें बार बार, ठीक है। जितना हम करेंगे उतना होगा। ओरियाना फैलेसी, तो ओरियाना फैलेसी कहाँ से बिलोंग करती है? जर्नलिस्ट है। ओरियाना फैलेसी जर्नलिस्ट है और बिलोंग करती है इटली से। ओरियाना फैलेसी क्या है जी? जर्नलिस्ट है और बिलोंग करती है इटली से। जाहिद नहीं आया आज, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड की है वैसे भी, ठीक। ओरियाना फैलेसी जर्नलिस्ट है और बिलोंग करती है इटली से। आगे हु पब्लिश द मैगजीन कॉमरेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कॉमरेड। इसके साथ आप लिखोगे इंग्लिश, ये इंग्लिश में होता है, और 1911 में, और कलकत्ता से। मैं बताता हूँ, जो ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कॉमरेड, इंग्लिश में शाया हुआ, 1911 में शाया किया, और कहाँ से है जी? कलकत्ता से है। कहाँ से? कलकत्ता से। अच्छा एक और होता है इनका, उसे कहते हैं हमदर्द, ये उर्दू में है, और 1913। हमदर्द उर्दू 1913, हमदर्द उर्दू 1913। जो जफ़र अली ख़ान है, इन्होंने लिखा था ज़मींदार, इनका मैगज़ीन है ज़मींदार, इनका मैगज़ीन है ज़मींदार, इनका है ज़मींदार, ये भी उर्दू का है। कौन सा ईयर है जी? किसका ईयर है ज़रा बताना मुझे। नहीं इधर 1911 है जी, 1911, जो कि कलकत्ता इंग्लिश। और फिर आगे है आपका दूसरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1636 में, 1636 में हार्वर्ड, यूएस में है ये। हार्वर्ड कहाँ पे है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके साथ आप लिखोगे येल, YALE, ये भी यूएस में है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस में है। ये सवाल आते हैं। प्रिंसटन, PRISTEPRICETEON, प्रिंसटन। येल, YALE। MIT, मैसाचुसेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT लिख दो, MIT। तो MIT भी यूएस, येल YALE यूएस, और हार्वर्ड भी यूएस में, और प्रिंसटन भी यूएस में। बड़े ध्यान से लिखते जाएंगे, आराम आराम से, कोई मसला ही नहीं है। और अगर किसी की डिस्टॉर्शन आए, किसी को समझ नहीं आ रही, वॉइस का इशू है, उनके नेट का इशू है, तो घबराने की बात नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने का तरीका समझ लेना है, और बड़े सुकून से इनको रिपीट करना है, ठीक है, चीज़ें फिर अच्छी रहती हैं। 2021 रिपीट कीजिए। किसको जी? मैं दोबारा कर देता हूँ। 1636 में हार्वर्ड बनती है। 1836 में हार्वर्ड, 5 कौन सा है? यही वाला 5 है, ठीक है जी। 1836 में हार्वर्ड, 1636, 1636, 16।
उसका सीख लेंगे, वो इधर नहीं चलती, गूगल मीट पे नहीं चलती। अच्छा, उसके बाद येल, YALE, येल जो है वो भी इधर है, प्रिंसटन भी इधर है, और MIT वो भी इधर है। बस इतने लिखने हैं, MIT, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो कि US में बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह उसने ये पूछा है तो हम वो भी पूछ सकते हैं ना, हमें पता तो हो ना। इन 2021 रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन asked dash to pay for gas in dash instead of dollars। यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि आप हमें यूरो की बजाय, यूरो में पे करो डॉलर की बजाय। अब बात को समझना है। फिर यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि जो फाइनेंस की सारी बात है या जो डॉलर का कॉन्सेप्ट है, वो डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया गया था अमेरिकन लेड ऑर्डर में, कि डॉलर जो होगा वो रिजर्व करेंसी होगा। ओके, अब क्या करता है, इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो भी डील करेंगे वो हम आपके डॉलर को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका और रशिया की आपस में लगती है, मतलब इनकी आपस में नहीं बनती। अब अगर वो डॉलर में डील करने की बजाय किसी और करेंसी में डील करेंगे तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए डॉलर को वो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो कहते हैं कि इनकी जितनी भी ट्रेड होगी, चाहे वो ऑयल की हो, गैस की हो, जितनी भी कंट्रीज करेंगी वो इसमें करेंगी, डॉलर में। अब क्या होता है कि जब रशिया अटैक करता है यूएस के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, या इससे पहले, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, उसमें जो अमेरिका है वो यूक्रेन को तैयार कर रहा होता है, यूक्रेन को फोर्सेस दे रहा होता है, यूक्रेन को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि वो रशिया के आगे खड़ा हो सके, रशिया नो उनको नुकसान पहुंचाए। तो फिर रशिया क्या करता है, रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर देता है। ठीक हो गया कि अब क्योंकि यूरोप क्या करेगा, यूरोप जब इनका गला, वो क्या कहते हैं ना, गला दबाया जाएगा तो उससे वो फिर क्या है, वो इनको फंड नहीं करेंगे। तो ये सारी जो गेम चलती है ये आपस में वॉर्स की, कोल्ड वॉर की और इन चीज़ों की बनती है। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री या रिसोर्स ये चलते हैं। आजकल भी अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो जो ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रही है वो भी रीजनल हेजमोनी की चल रही है। अब ईरान जो है वो चाहता है कि मैं आगे ऊपर आऊँ, रशिया कहता है कि मेरा ग्रेटर इसराइल बने और मैं ऊपर रहूँ, सऊदी अरब कहता है कि मैं आऊँ और ईरान कम हो जाए। तो उन्होंने सब ने मिल के ईरान को गिराने के लिए सब ने मिल के अटैक किया। लेकिन ईरान जो है वो एक रेजोल्यूशन, मतलब वो एक जो कहते हैं ना कि इसमें अब एनर्जेटिक कौम नजर आई है, जिसकी वजह से वो शेक ही नहीं की। और वो आप अब जो रीजनल पावर है वो ईरान है, अब उसकी मानी जा रही है। अब यूएस भी उसके साथ डील कर रहा है, बाकी भी उसके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके रीजनल वॉर्स होती हैं, रीजनल हेजमनी होती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को रशिया ने कहा था कि भाई मुझे डॉलर में नहीं पे करो, मुझे यूरो में करो। अगर वो ऐसा करती हैं तो डॉलर की जो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी ना, तो जब वो कम होगी तो अमेरिका को धचका लगेगा। तो इनडायरेक्टली रशिया अमेरिका को धचका लगाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये सवाल है। बिल्कुल जी, वॉर्स का बनाएंगे, वॉर्स का मैंने आपको प्रॉपर सारा ये बनाना है। बस थोड़ा सा ना हर एक सवाल के साथ मैं इसलिए बार बार गपें सुनाने की कोशिश करता हूँ कि आप बार बार सुन के आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएं। ये सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। अगर आप यही चीज़ें हम चैट जीपीटी को कहेंगे ना 1 मिनट में, वो 1 मिनट में बना के दे देगा यही सवाल। ठीक है, लेकिन उसका हमने उसको समझ नहीं ना आएगी, तो मैं आपको वो साथ का साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बार बार ये स्टोरियाँ सुनाता हूँ। ठीक है, हमने उस कॉन्सेप्ट को समझना है। डाटा तो हर जगह पड़ा हुआ है ना, डाटा आज के दिन में ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप एक चैट जीपीटी को सवाल दोगे ना कि जनाब यहाँ से वहाँ तक मुझे निकाल के दे दो, वो मिनट लाना उन्हें। लेकिन उसकी स्टोरी क्या होगी, उसको समझना कैसे है, एक्चुअली क्या चीज़ होगी, तो उससे ना तो पढ़ा जाएगा और ना जो इतना टाइम होता है। तो इसलिए मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ। गॉट इट? आगे आगे है जी, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच। तो 14 नवंबर को डायबिटीज डे होता है। 8 मार्च के साथ लिखेंगे वुमेन डे, 8 मार्च। ठीक है, साथ लिखो आप 5 जून, 5 जून को होता है इन्वायरमेंट, 5 जून इन्वायरमेंट। 8 मई लिखेंगे,
8 मई थैलेसीमिया, 8 मई थैलेसीमिया। एट मई थैलेसीमिया डे। ठीक है, बस अभी इतने लिखेंगे। द डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो डेविस का टेनिस है। अब आप साथ लिखो थॉमस, थॉमस THOMAS, थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप किसका है? बैडमिंटन का है थॉमस कप। थॉमस कप किसका है? बैडमिंटन। तो ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे। हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ फाउंटेन पेन? तो ये ल्यूइस वाटरमैन। अब देख लो, याद रखना है कि उसमें स्याही डलती है, पानी की मिली हुई, तो वाटरमैन है। उन्हें नेब वाला पेन याद किया। ठीक है जी। तो बट तुके मारने होते हैं याद, ये इस तरह की चीज़ें बनाई करें। ठीक है जी। लुइस वाटरमैन। ग्राहम बेल के साथ लिखो, ग्राहम बेल के साथ टेलीफोन 1876। थॉमस एडिसन बल्ब, बल्ब। और निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिक करंट, निकोला टेस्ला। एसी करंट जो है ना, वो टेस्ला साहब का। जो टेस्ला गाड़ी है ना, वो भी करंट पे होती है, तो इसलिए उसको टेस्ला कहा जाता है। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप? ये तो मैंने लिखवाया हुआ है, ये तो ब्राजील आ गया। तो हम लिखेंगे ब्राजील, आप लिखोगे 5। तो 5 हैं जो ब्राजील ने जीते हैं, 5। अर्जेंटीना के कितने हैं? 3 अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना 3। अच्छा, फीफा के साथ आप लिखोगे 1904 में ये बनी है ऑर्गेनाइजेशन फीफा। 1904 में, आजकल भी फीफा का कप हो रहा है, ये मैं लिखवाता हूँ। 1904 में फीफा। अच्छा, आप लिखोगे फर्स्ट जो पहला हुआ था वो जुलाई 1930 में, जुलाई 1930 में पहला, जुलाई 1930। ठीक है। अब 2018 का हुआ रशिया में, अब लिखो 2018 रशिया। 2022 कतर, 2018 रशिया, 2022 कतर, और 2026 यूएस कनाडा मैक्सिको, यूएस कनाडा मैक्सिको। कैमरा ऑफ करो फायदा, कैमरा ऑफ करें। मैक्सिको, यूएस कनाडा मैक्सिको। ठीक है जी। अब मैं इसके बारे में दोबारा बता रहा हूं। फीफा 1904 में बना, पहला कप 1930 में जुलाई, और 2018 का रशिया, 2022 का कहाँ पे कतर, 2026 का। ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील ने 5 दफ़ा जीता है, अर्जेंटीना ने 3 दफ़ा। बस इतना ही बहुत है। Who was the first Pakistani woman to have a wax figure at Madame Tussauds? बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, जो मैडम तुसैद है ना, मैडम तुसैद, ये बेसिकली एक म्यूजियम है। आप लिखोगे म्यूजियम एट लंदन, म्यूजियम एट लंदन, म्यूजियम एट लंदन। ठीक है, म्यूजियम एट लंदन। ये जो है ना फातिमा जिना, इनके साथ आप लिखो बी 1893, बी बॉर्न 1893, डेथ 1967, बेनज़ीर भुट्टो
53 1953 बेनज़ीर भुट्टो 1953 में पैदा हुई, डेथ हुई है 2007 में, 27 दिसंबर 2007 में। अच्छा, जो राना लियाकत अली खान है, इनके साथ आप लिखोगे फर्स्ट फीमेल गवर्नर और नीचे लिख देना सिंध। जो पाकिस्तान के किसी सूबे की पहली गवर्नर है फीमेल, वो राना लियाकत अली खान है। ये लियाकत अली खान साहब की बीवी होती है। राना लियाकत अली खान फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है। हु स्टार्टेड द शराजी मूवमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह ने, आप लिखोगे 1818 में इन्होंने स्टार्ट की थी 1800। अब जो अल्लामा इनायतुल्लाह है ना, इनके साथ लिखो खाकसार मूवमेंट या तहरीक खाकसार, खाकसार इनायतुल्लाह डी ऑप्शन के साथ, KHAKSAR खाकसार मूवमेंट 1931, खाकसार मूवमेंट 1931, ठीक है। अच्छा, जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इनके साथ आप लिखो डाइड 1831 एट बालाकोट। अहमद शाह, सैयद अहमद बरेलवी डाइड 1831 या ठीक है 1831 एट बालाकोट, ठीक है। शाह वलीउल्लाह का लिखो बी 1703 डी 1762, 1703 में पैदा हुए हैं, 1762 में आपकी डेथ हुई है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। हु स्टार्टेड द नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी, ठीक है, 1930 में, नहीं 1920 में। ये जो वाली मूवमेंट है ना नॉन कोऑपरेशन, ये 1920 में है। अब नीचे और लिखोगे आप सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, तो सिविल डिसओबीडियंस 1930 में है। इन्होंने 3 मूवमेंट्स दी हैं, बस ये याद रखनी है, ये हो जाएंगी जब पाकिस्तान स्टडीज़ करेंगे, ये बड़ा रिपीट होगा। सिविल डिसओबीडियंस 1930, आ गया क्विट इंडिया, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 में, जो सिविल डिसओबीडियंस है वो 1930 में। आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज मिलिट्री ऑफिसर, कौन होता है? सिकंदर मिर्जा, मेजर सिकंदर मिर्जा, ठीक हो गया। अब सेकंड प्रेसिडेंट कौन होता है? अयूब खान। थर्ड प्रेसिडेंट या खान, ठीक है। अब आप ग्रुप में भी एक मैडम ने शेयर किए हैं, तो आप उनको क्या करें, स्टिकी नोट्स पे लिख लिया करें ताकि वो याद रहें। नोट्स में वैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इधर भी हम लिखते रहेंगे ताकि रिपीट रहेंगे, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन कश्मीर एट सेपरेट पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर। नीचे लिखेंगे शिमला एग्रीमेंट, ये डिफाइन हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था शिमला के मकाम पे 1972 में, तो तब ये डिफाइन हुई थी 24 अक्टूबर, बस शिमला 1972, ठीक है, ओके। हु वाज द चीफ एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर, मैंने बता दिया ना आपको पहले ही, तो चाचा नूरा, एयर मार्शल नूर खान ठीक है। असगर खान के साथ हम लिखेंगे फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ, या फर्स्ट मुस्लिम लिख दो बस, ये याद रहेगा। फर्स्ट मुस्लिम असगर खान। और ओवरऑल पहला कौन होता है? आप लिख दो ओवरऑल फर्स्ट एलन पेरी,
ये देखना इसी तरह रिपीट करना है, ये टेक्निक होती है बार बार करने की यार, हमें बार बार लिखते जाएं। ओवरऑल हम लिखेंगे एलन पेरी। गुड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग बराजेस इज नॉट लोकेटेड इन पंजाब, तो सखर बराज नहीं है, त्रिमू है। त्रिमू के साथ आप लिखो चनाब रिवर, त्रिमू चनाब रिवर के ऊपर है। आगे बनता है सारा, चेक करो। ठीक है, अब लिखोगे टोटल बराजेस 19 हैं, टोटल 19 बराजेस हैं। टोटल 19 बराजेस हैं, और सखर जो है वो पंजाब में नहीं है, सिंध में आता है, क्योंकि सखर शहर भी सिंध में है ना। व्हाइट हेवन बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में है व्हाइट हेवन, ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड एक स्टेट है, तो वहां पे व्हाइट हेवन बीच है, ऑस्ट्रेलिया। अब इनके मैं कैपिटल आपको लिखवा रहा हूं। मालदीव्स का माले, MALE। थाईलैंड का बैंकॉक, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, ये सब ये है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, WELIGINTON, वेलिंगटन। और ऑस्ट्रेलिया का कैम्बरा, CANBERRA, कैम्बरा। अच्छा जी, डिनाली पार्क इज अनदर नेम फॉर, तो माउंट मैकिनली, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो डेनाली पार्क है, जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो आप लिखोगे हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। अब ना जिस तरह यूरोप में पूछा जाता है, एशिया में पूछा जाता है, अफ्रीका में पूछा जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, तो डेनाली पार्क। अब आप लिखोगे अलास्का US, ये US की स्टेट है अलास्का, तो वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, आ गया द हैरो रिवर इज एसोसिएटेड विद विच डैम, तो खानपुर डैम हैरो रिवर पे होता है, खानपुर। ठीक है, तरबेला इंडस, तरबेला के साथ इंडस लिखोगे, और मंगला, मंगला हम जेलम लिखेंगे। अब चीजें बड़ी मतलब याद करने वाली हैं। रावल डैम के साथ क्या है, कोरंग, रिवर कोरंग, KORANG, कोरंग। रावल डैम कोरंग, तरबेला इंडस, मंगला जेहलम, और हैरो खानपुर। चलो जी, आगे सवाल आ गया जी, माउंट एटना वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, तो वो कहाँ पे है जी, ये तो हमें पहले ही आ गया। तो अब इसके साथ आप तीनों सारी चीजें दोबारा लिखोगे। माउंट विसिवियस, माउंट विसिवियस, लीडो बीच, लीडो बीच, माउंट विसिवियस, लीडो बीच, जिनेवा पोर्ट, जिनेवा पोर्ट, आर्क ऑफ जेनस। ठीक है, आगे इसका रोम कैपिटल है, मिलान फैशन कैपिटल है वर्ल्ड का, और दूसरा क्या है, वीनस, वीनस सिटी ऑफ कैनाल का। बस सुन लो, ये चीज़ें सुन भी लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी लिखने वाली होती। ओके है जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, कौन सी है जी, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम मैक्सिम जो है वो, प्लेटिनियम क्या है, महंगी है सोने नाल भी। अगे है जी साढ़े कोल हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, तो हेनरी बैक्यूरल ने, हेनरी बैक्यूरल। ठीक है, अच्छा, मैरी क्यूरी के साथ आप लिखोगे रेडियो एक्टिविटी
आप लिखो नोबेल, आप लिखो नोबेल इसको मिला था 1903 में फिजिक्स में। नोबेल लिखो, नोबेल प्राइज मिला 1903 में इसको फिजिक्स में, 1903 नोबेल मिला 1903 में फिजिक्स में, और 911 में केमिस्ट्री में, 1911 में केमिस्ट्री में। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ आप लिखोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैडम क्यूरी को 1903 में केमिस्ट्री या फिजिक्स, 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज, 1911 में केमिस्ट्री। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और विलियम रोटेंटन ने एक्स रेज, इसने एक्स रेज बनाई थी, एक्स रेज इसने क्या किए हैं, तो एक्स रेज। हेलो जी, जी जी, हेलो, हाँ जी बोलें। मैं फिर रोड ते ना खिलाना हूँ, 10 कितने देनी। हाँ बस ठीक है, बस वो मेरी सिस्टर ही है। हाँ थैंक यू। अच्छा आगे है जी हमारे पास कि ऐसा जहाँ पे सूरज मतलब दिन और रात की लेंथ बराबर होती है तो उसको कहा जाता है इक्वनिक्स। तो मार्च और सितंबर का जो महीना होता है ना, इसमें तकरीबन बराबर होती है, मार्च और सितंबर के महीने में, ठीक है। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन डायरेक्ट मोड, तो उसको डायरेक्ट कमांड कहा जाता है। जब भी आप, जो आपकी मशीन है ना, ये कंप्यूटर है, इसको हम कमांड देते हैं, इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर या रूल्स होते हैं, ठीक है। आगे अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन, तो ये क्या काम करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं। बुलियन ऑपरेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका काम करता है कंप्यूटर, वो सारा ALU परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये वाले ऑपरेशंस होते हैं, कंपैरिजन करना, लॉजिकल या बुलियन ऑपरेशंस करना, ठीक है। व्हाट इज़ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको कहा जाता है जी मल्टीमीडिया। क्या कहा जाता है, आप इसके लिखोगे एक्सटेंशन डॉट PPT, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया आप लिखोगे डॉट PPT इसकी है। .ppt 1987 में रिलीज होता है, 1987 में ये रिलीज होता है। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट होता है, बाकी बाद में जब कंप्यूटर करेंगे ना, ये बड़े याद हो जाएंगे। कंट्रोल्स ऑल द मेन साइड कॉन्ट्रैक्ट टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन में, तो टास्क पेन होता है, पेन कहते हैं जहाँ पे, जिस तरह फ्राई पेन या पेन बेसिकली कहते हैं खिड़की के हिस्से को पेन कहा जाता है, जहाँ पे खिड़की लगती है। तो वे ये आप देखते हो ना पावर पॉइंट, तो एक साइड पे आपको सारी चीज़ें शो हो रही होती है, तो उसको टास्क पेन कहा जाता है कि हमारा ये काम करने वाला हिस्सा है। आगे 30 है सवाल, लास्ट कितने, अब 34 है जी, 34 पढ़ो जी, क्या है 33 क्या है, हाँ, कि दो गलत मिलके सही नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर दो लोग गलत एक चीज़ को गलत गलत कह रहे हैं तो ये गलत नहीं हो जाएगी। आंसर क्या है इसका, टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। मतलब एक आप जो दो लोग, मतलब ये गलत चीज़ है, उसको 4 5 या 2 लोग भी गलत को कह रहे हो कि ये सही है, तो वो सही नहीं हो जाएगी, वो गलत ही रहेगी। किसी को कत्ल करना गलत है, हाँ, अगर कुछ बंदे कहें नहीं सही है चुकी हो कानून, ठीक है, तो फिर भी गलत ही रहेगा। इसका मतलब यह है बात करने का।
आ गया द एम्प्लॉय सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी इम्पेरेटिव आएगा तो हम उसमें प्लीज़ की जगह पे रिक्वेस्ट लगा देंगे। द एम्प्लॉई रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू हेल्प हिम। तो ये ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। आगे है जी, हर लाउडर लाफ ग्रेट ऑन मी। इसका मीनिंग मतलब है इरिटेट करना। इरिटेट करना, GRAT, ग्रेट ऑन का मतलब होता है इरिटेट करना, क्योंकि जो आवाज़ है वो मुझे इरिटेट कर रही है, तंग कर रही है। अब नरेशन करना चेंज करना है कि आई विल हैव अ कप ऑफ टी माई फादर सेड बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। अब देख लें, अब इसमें उसने दो रिपोर्टेड स्पीच दे दी हैं, बंदा एक ही है। अब वो कह रहा है कि माई फादर, सी ऑप्शन में, माई फादर सेड दैट ही वुड हैव अ कप ऑफ टी बिकॉज ही वॉज नॉट हंग्री। कि यार वो भूखा नहीं है, बस वो चाय पी लेगा। वैसे नहीं कहते कि चलो यार चाय मंगवा लो, या हम किसी के पास जाए ना, वो कहते हैं कि चाय पियोगे, नहीं हम खाने के बाद पियेंगे। इसका मतलब है हम खाना भी खाएंगे। ठीक है, तो ये उसका अबू कह रहा है कि वो जो है वो हंगरी नहीं है तो चाय पी लेंगे। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ये प्रॉपर करेंगे हम थोड़ा ना इसके ऊपर, अभी बस समझने की ज़रूरत है कि ये आते हैं। आगे गा जीता हूँ गा मरता हूँ, तो तजाद है, जीना मरना, एक जगह जीना एक जगह मरना। मर्गे मफाजात, इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डेथ, अचानक और गैर मतवक्के मौत। मर्गे मफाजात, सजा मर्गे मफाजात, गुड। मुहावरा, ना अषाढ़ सूखे ना सावन हरे, हर वक्त एक जैसे हालात। मतलब ठीक है, दा लग गया है तो हमें हाड़ में भी सूखते हैं, नहीं सूखते, और सावन में भी एक जैसे हालात रहते हैं। गैर मुयन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज को कहा जाता है इसमें तनकीर। अच्छा, जो उर्दू ग्रामर है ना, इसमें आजकल PPSC बड़ा फोकस कर रहा है। वो क्यों बड़ा कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ अर्से से PPSC ने सिर्फ किताबों के नाम, शहरों के नाम, ये चीज़ें पूछी हैं। अब आवाम को वो ग्रामर कह रहे हैं कि यार उन्हें ग्रामर भी आनी चाहिए, मुहावरे भी आने चाहिए। अब क्या होगा, जब आवाम ग्रामर कर लेगी तो फिर वो किताबों के नाम पूछने शुरू करेंगे। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमने किताबों के नाम भी करने हैं, शायरों के नाम भी करने हैं, और वो भी चीज़ें करनी है, और ग्रामर भी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, एनीबॉडी। फिर जो है वो हम आगे चलते हैं। जी कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना बस करते हैं।